सुर्खियों से भरी दुनिया में आइए रुकें और विचार करें कि वास्तव में कौन सी खबर हमारे लिए मायने रखती है। नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी विद रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी जो आप लोगों के परीक्षा के रिलेटेड पेपर के पॉइंट व्यू से और काफ़ी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी। तो चलिए देखते हैं क्या खास खबरें हैं, और जो खास खबरें हैं उन्हें हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर को आगे बढ़ाने से पहले रोजाना की तरह हम एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न होता है उसे हम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को उसमें से थोड़ी सी जानकारी मिल सके, और हम उस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज भी करते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के 2016 का प्रश्न है, और यह प्रश्न प्रीलिम्स के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों में देश के एक समूह के मामले के संदर्भ में आता है। देश के उस समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी SCO, ऑप्शन डी सार्क। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यह एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, एक क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है। इस समझौते की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 से की गई थी, जिसका अभिप्राय और इसके मुक्त व्यापार समझौते FTA के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापक नियमों को उदार एवं सरल बनाना था। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, और इसके बारे में है हम लास्ट में पूरा अच्छे से फुल एनालाइज करेंगे। तो आप लोगों को अगर इसकी जानकारी चाहिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आज की पहले क्या खास खबरें हैं। अगले 5 वर्षों में 3000 नए ट्रेन शुरू करेगा रेलवे। यह अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि 2027 तक सभी को कंफर्म टिकट देने की है योजना। यात्रा के समय कम करने की तकनीकी पर हो रहा है काम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि वह रेलवे की यात्रा क्षमता मौजूदा 800 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में 3000 नई ट्रेन शुरू कर रहे हैं। जयशंकर ने ब्रिटेन के समक्ष उठाया खालिस्तान का मुद्दा। हमें देखना, जो कनाडा ने भारत पे आरोप लगाया था, जो उसके एक खालिस्तानी का मृत्यु का वो लगाया था कि भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि उसकी हत्या भारत ने की है, भारत के लोगों ने की है। उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बैठक के दौरान वहां पर खालिस्तान समर्थक जनपद का मुद्दा उठाया और इसी को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। ब्रिटिश गृह मंत्री और NSA को भारत के रुख से कराया अवगत। कहा, विभिन्न ताकतों की चरमपंथी गतिविधियों से हम हैं चिंतित। निज्जर मामले की जांच से इनकार नहीं, सबूत दे कनाडा। ये देख रहे हैं जो वही हत्याकांड हुआ था खालिस्तान, जो कि कनाडा का था, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। 20 साल बाद फाइनल में भिड़ेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत से खिताबी भिड़न देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और कल यानी 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हो रहा था सेमीफाइनल का मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण
अफ्रीका को हराया। और इससे पहले 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था सेमीफाइनल। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। प्रदूषण रोकने के लिए ढोंग नहीं कार्रवाई करने की जरूरत है, ये उपराज्यपाल कह रहे हैं वीके सक्सेना। छठ पूजा के लिए तैयार होने लगा IITO घाट। टेंट लगने के साथ कूड़े को हटाने का काम हुआ तेज। घाट तक पहुंचने के लिए लगाई जा रही है टाइल्स। छठ पूजा में रंग में रंगी राजधानी रंगने लगी। छठ घाट लगभग तैयार हो रहा है। IITO स्थित प्रमुख छठ घाट पर टेंट लगने के साथ ही कूड़ा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी छठ पूजा शुरू होने वाली है, उसी की तैयारी हो रही है। और ये छठ पूजा माना जाता है कि इतिहास में इसकी छठ पूजा की शुरुआत द्रौपदी, जो महाभारत में द्रौपदी उसने की थी अपने 5 पांडवों के स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद 5 पांडवों को उनका राजपाट और उनकी जायदाद मिल गई थी, उसी से छठ पूजा की शुरुआत होती है, ऐसे इतिहास में देखने को मिलता है। म्यांमार के कई हिस्सों में हिंसा की ताज़ा घटनाएं काफ़ी चिंताजनक। भारत पड़ोसी देश म्यांमार के कई हिस्सों से हिंसा की ताज़ा घटनाओं के सामने आने को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई। भारत ने गुरुवार को भारत म्यांमार सीमा के पास म्यांमार की सेना और जुटा विरोधी समूहों के बीच लड़ाई बंद करने का आह्वान किया। हिंसा की वजह से मिजोरम समेत कई दूसरे पूर्वोत्तर राज्य में शरणार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं जब भी म्यांमार में कोई भी हमला होता है तो उसके जो शरणार्थी होते हैं वो सीधा हमारे पूर्वी भारत में घुस आते हैं, बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से अनुमति लिए। भारत लगाएगा विश्व की सबसे बड़ी शहरीकरण योजना, ये केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने 18 शहरों के लिए चैलेंज अभियान की शुरुआत की। शहरों में विकास के नए तौर तरीके देगा सिटीज 2.0 अभियान। फेक न्यूज से मीडिया की विश्वसनीयता पर खड़ा हो रहा है सवाल, धनखड़ उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल सच बताना मीडिया का नैतिक दायित्व है। AI फायदेमंद, लेकिन यह संपादक की संस्था का स्थान नहीं ले सकता। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। मध्य प्रदेश की 230 व छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज होगा मतदान। हम देख रहे हैं इस समय चल रहा है विधानसभा का चुनाव, जो कि 5 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, मिजोरम, तमिलनाडु। और देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में अगले 5 नवंबर को एक चरण का चुनाव हो चुका है, जो कि 20 सीटों में, और आज होगा 70 सीटों में चुनाव। और आप लोग बस ये याद रखिए कि चुनाव कराता कौन है। ये चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। आप लोग आम भाषा में इसे भारतीय चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसी दिन आप लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देख रहे हैं कि महासमर चल रहा है चुनाव का, और सभी नेता विपक्षी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देकर ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के आह्वान करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए योगदान देने को कहा। 2047 से क्यों ऐसा आप लोग के मन में आ रहा है? 2047 से क्यों? क्योंकि भारत 2047 में 100 वर्ष पूर्ण हो जाएगा स्वतंत्रता का। भारत के आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है कारगिल। ईडी ने अमेरिकी कारोबारी नेविल
धारा को जारी किया नया समन। ईडी की बात करते हैं, प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये देख रहे हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पात्र है। ये कई सारे पदों की परीक्षा, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें से इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को मिल सकती है। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें आप लोग को कई महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं, जो आप लोगों को काफ़ी सहायक देगा। पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बढ़ते निवेश से विकास के पथ पर अग्रसर देश। हाल ही में जेपी मॉर्गन ने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्था के वैश्विक गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में भारत को जून 2024 में शामिल किया जाएगा। इस प्रमुख वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर वैश्विक मुहर है। इसी के साथ दुनिया भर के 30 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि भारत में आने का मार्ग भी प्रस्तुत हुआ। यह राशि भारत सरकार देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना के विकास में लाएगी। यह कहा जा सकता है कि केंद्र की सही नीतियों के कारण देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उम्मीद से अच्छी रहेगी तीसरी तिमाही में विकास दर। आरबीआई ने कहा, त्योहारी सीजन के दौरान मांग में तेजी से चलते अर्थव्यवस्था में आएगा उछाल। त्योहार मौसम में जिस तरह की मांगे ऑटोमोबाइल, स्वर्ण आभूषण, रियल एस्टेट व दूसरे सेक्टरों में देखने को मिली है, उसका असर चालू तिमाही की आर्थिक विकास दर पर दिखाई पड़ सकता है। इस बात का इशारा आरबीआई की तरफ से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में किया गया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थे, भारतीय गवर्नर, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वर्तमान में इसके भारतीय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अभी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। गाजा के भविष्य पर अमेरिका और इजराइल में मतभेद। राष्ट्रपति इराक हर जो बोले वहीं रहेगी वहाँ रहेगी मजबूत सेना। बाइडेन ने कहा बड़ी गलती कर देगा इजराइल। देख रहे हैं इसमें जो चल रहा है इजराइल और हमास का संघर्ष, उसी की बात हो रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जेलेंस्की से की मुलाकात। अभी देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। एक बार फिर चोकर्स का ठप्पा नहीं हटा सका दक्षिण अफ्रीका। कपिल देव, धोनी, अब रोहित। हम देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, जो कि 1983 में कपिल देव की अध्यक्षता में कप्तानी में भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2011 में धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। अब बारी है 2023 की, जिसमें कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं। और बात बता दें, जब जो 2 बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता, दोनों बार मेजबानी आईसीसी वर्ल्ड कप की इसी ने की थी, भारत ने ही की थी। आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसकी स्थापना 15 जून 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 108 सदस्य देश शामिल हैं। देख लीजिएगा। और 19 तारीख को होने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल। देखते हैं कौन सी टीम को क्या मिलता है। और 2 सेमीफाइनल में आएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत। सिकल सेल के लिए जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश। ब्रिटेन के दवा नियामक ने इसके सिकल सेल रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी उपचार विधि की अनुमति प्रदान की है। इस फैसले से ब्रिटेन में गंभीर बीमारी से पीड़ित हजारों लोगों को राहत मिल सकती है। गुरुवार को एक बयान में दवा नियामक MHRA ने कहा कि उसने जीन एडिटिंग टूल CRISPR का उपयोग करके लाइसेंस प्राप्त पहली दवा कैसगेविक को मंजूरी दे दी है।
देख रही है फिल्म से जुड़ी खबरें हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो ज़रूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग थोड़ा सा फुल विश्लेषण करते हैं, फुल एनालाइज करते हैं। आइए, क्वेश्चन था रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देश के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देश के उस समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आसियान। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आसियान और इससे पहले G20, SCO, सार्क, हम चारों ऑप्शन का फुल विश्लेषण करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले आसियान के बारे में बात करते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन है जिसे अंग्रेजी में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है। यह 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। अब हम बात करते हैं जो इसमें 10 देश शामिल हैं। 10 देश कौन कौन से हैं? इसमें जो 10 देश शामिल है उसमें है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। यहाँ पर फिलीपींस है, ना कि फिलिस्तीन आप लोग इसमें थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। और एशियान के न्यू मेंबर की बात करें इसमें इसका 11वां सदस्य तिमोर लेस्टे जुड़ा है। और आसियान की अन्य सदस्य देश जो मुक्त व्यापार समझौता में सदस्य है उसमें है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। तो ये हुई आसियान और इसका राइट आंसर आसियान होगा जो इस देश के समूह से शामिल है, रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब हम बात करें थोड़ा सा G20 के बारे में। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी जिसका थीम वसुधैव कुटुंबकम था। अब हम बात करते हैं SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसमें टोटल 8 कंट्री शामिल है जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसकी स्थापना की बात करें, संघाई सहयोग संगठन एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में देखने को मिलेगा। 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान में आधिकारिक तौर पर इसके 9वें सदस्य देश के रूप में ईरान को शामिल किया गया है और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और हम थोड़ा सा बात करते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का एक छोटा रूप है। इसकी स्थापना की बात करें 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य था दक्षिण एशियाई में आपसी सहयोग और शांति प्रगति हासिल करना। इसमें टोटल पहले सार्क में केवल 7 देश शामिल थे। वर्ष 2007 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को नया सदस्य बनाया गया। इसमें शामिल देश हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं जो पहले 7 थे, 8 हो गए हैं 2007 के 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान। और इसका मुख्यालय आप लोगों को नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखने को मिलेगा। तो आज की जानकारी यही समाप्त होती है। अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।